अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 मैथ एंड टैबू पब्लिशर से। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। गिवन सेट्स पे जाने से पहले या गिवन कलेक्शंस पे जाने से पहले हम डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं सेट की। सेट को डिफाइन किया जाता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ऐसी कलेक्शन को हम सेट कहेंगे जो वेल डिफाइंड हो, जिसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो कि हमें उस कलेक्शन के अंदर क्या क्या प्लेस करना है, और उसके अंदर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अब इस सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम वन बाय वन अपनी स्टेटमेंट्स को चेक करते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ऐसे कलेक्शन हमने बनानी है, ऐसे मंथ की कलेक्शन बनानी है जो लेटर जे से स्टार्ट हो। तो हमारे पार्ट 1 में किस तरह की कलेक्शन बनेगी, इसमें आ जाएगा जनवरी, जून एंड जुलाई। तो इसका मतलब है कि इस कलेक्शन में हमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर थी, और उस डेफिनेशन की बेस पे हमने इसके अंदर 3 डिफरेंट एलिमेंट्स चूज करके प्लेस कर दिए हैं। तो ये एक कलेक्शन जो हमारे पास बनी है, ये सेट को शो कर रही है। तो इसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे कि इट इज अ सेट बिकॉज द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। क्योंकि जो कलेक्शन है इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर थी, एंड हैज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और इसके जो ऑब्जेक्ट्स थे वो डिस्टिंक्ट थे, मींस डिफरेंट थे। अब इसके सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट टैलेंटेड। अब इस स्टेटमेंट के अंदर जो एक वर्ड है मोस्ट टैलेंटेड, इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड एक सब्जेक्टिव टर्म है। मोस्ट टैलेंटेड के लिए कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है, कोई क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है। तो सेकेंड पार्ट में जो कलेक्शन उन्होंने हमें बनाने को कहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम वो कलेक्शन बना नहीं सकते। तो सेकेंड जो पार्ट है उसके बारे में हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, क्योंकि इस स्टेटमेंट में हमें कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है। इसी तरह थर्ड पार्ट पे आ जाए। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अगेन हमारे पास जो टर्म गिवन है वो है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की। हमारे पास बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के लिए कोई क्राइटेरिया गिवन नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 या पार्ट नंबर 3 के लिए भी हम सेम स्टेटमेंट देंगे कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास बेस्ट को डिफाइन करने का कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4 द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो ये स्टेटमेंट एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, क्योंकि हम क्लास में मौजूद तमाम बॉयज की लिस्ट बना सकते हैं, और ये डेफिनेशन भी हमें क्लियर है। और इस डेफिनेशन के अंदर या इस लिस्ट के अंदर तमाम ऐसे बॉयज आएंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सो फोर्थ नंबर पार्ट के लिए हम लिखेंगे कि यस इट इज अ सेट because the collection is well defined and has distinct objects. पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये कलेक्शन जो हमने बनानी है, ये भी कलेक्शन हमें बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 100 से लेस सारे नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे। तो पार्ट नंबर 5 में इस कलेक्शन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो 1 से लेकर 99 तक होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और हमने 100 से लेस रहना है, इसलिए 1 से लेकर 99 तक की कलेक्शन हमारे पास बनेगी। तो इसके लिए भी हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये जो कलेक्शन बनेगी ये एक सेट होगी। यस इट इज अ सेट बिकॉज the collection is well defined
and has distinct objects। अब इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? 1 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर्स हैं वो इस कलेक्शन के ऑब्जेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर बानो गुप्सिया। हमने नॉवेल्स की कलेक्शन बनानी है जो कि राइटर बानो गुप्सिया के होंगे। तो 6 पार्ट में हम कह सकते हैं कि यस दिस कलेक्शन इज अ सेट। और रीजन हम इसकी क्या देंगे? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड हैज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस कलेक्शन के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? वो ऑब्जेक्ट्स उन नॉवेल्स के नेम्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास 7th पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तमाम के तमाम इवन इंटीजर्स की कलेक्शन। तो ये कलेक्शन भी बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा। लेकिन अगेन कलेक्शन हमारी बिल्कुल डेफिनेशन हमारी बिल्कुल क्लियर है और कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड है। तो 7th पार्ट के लिए भी हम लिख सकते हैं कि यस इट इज अ सेट। ये जो कलेक्शन है ये सेट बनाएगी बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड हैज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि कोई भी नंबर दूसरे नंबर से आइडेंटिकल नहीं होगा। 2 के बाद हम 4 प्लेस करेंगे, 6 आएगा, 8 आएगा, इस तरह डिफरेंट नंबर्स आएंगे सारी की सारी कलेक्शन में। पार्ट नंबर 8 पे आ जाए द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। 8th पार्ट में हमने बताना है कि अगर हम कलेक्शन बनाएं क्वेश्चंस की जो कि इस चैप्टर में मौजूद हैं तो क्या वो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी? तो बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन है और उसमें कोई भी 2 क्वेश्चंस आइडेंटिकल नहीं होंगे बल्कि सारे के सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो इसका मतलब है ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है और इसके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी होंगे। तो अगेन इसकी स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे कि यस इट इज अ सेट। ये जो कलेक्शन है ये सेट बनाएगी बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड एंड हैज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9 अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है मोस्ट डेंजरस का। तो इस मोस्ट डेंजरस के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया या कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है जिसकी बेस पे हम कुछ कलेक्शन बनाएं। तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन जो है या ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसकी कलेक्शन हम नहीं बना सकते, इसका सेट हम फॉर्म नहीं कर सकते। सो पार्ट नंबर 9 का आंसर हो जाएगा इट इज नॉट अ सेट बिकॉज द collection is not well defined। क्योंकि जो collection है ये well defined नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। तो फाइनाइट सेट के लिए हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि एक ऐसा सेट जिसके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, अ सेट विद लिमिटेड या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट होगा अ सेट विद अनलिमिटेड या फिर अनकाउंटेबल
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पार्ट 1 पे जाते हैं। पार्ट 1 में होगा हमारे पास 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। तो ये कलेक्शन जो है हमारे पास, ये किसी फाइनाइट कलेक्शन को शो नहीं कर रही, क्योंकि हमें नहीं पता ये सेट कहाँ पे जाके एंड हो रहा है, इसलिए हम इस सेट को काउंट नहीं कर सकते या लिमिटेड नहीं कह सकते। तो जो पार्ट 1 में कलेक्शन है वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट को शो कर रही है। इसी तरह पार्ट 2 पे आ जाए। एक सेट गिवन है जिसके अंदर लाहौर, कराची, मुल्तान 3 सिटीज के नाम हैं। तो अगेन क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, या वो लिमिटेड सेट है, इस सेट के अंदर मजीद और कोई चीज मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। इसी तरह से थर्ड पार्ट में एक कलेक्शन है 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। इस कलेक्शन में सारे के सारे प्राइम नंबर मौजूद हैं, लेकिन वो प्राइम नंबर कहाँ तक जा रहे हैं हमें ये नहीं पता, क्योंकि इस सेट में कॉन्टिन्यूटी है, सेट चलता जा रहा है। 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा, फिर 19 आएगा, अप टू सो ऑन। तो क्योंकि इस कलेक्शन को हम काउंटेबल नहीं कर सकते या हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो कलेक्शन है ये भी इनफाइनाइट सेट को शो कर रही है। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 पे आ जाए, योर फेवरेट बुक। इस सेट के अंदर आप अपनी फेवरेट बुक्स के नाम लिखेंगे, तो जाहिर है वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स होंगी या कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ बुक्स होंगी। तो जितनी भी आप बुक्स के नाम लिखेंगे वो अनलिमिटेड बुक्स नहीं हो सकती। सो ये जो कलेक्शन है ये भी फाइनाइट कलेक्शन बनेगी। पार्ट नंबर 5 पे आ जाएं, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर्स मींस 101 102 103 अप टू सो ऑन, क्योंकि यहाँ हमें कोई लिमिट नहीं बताएगी कि 100 से बड़े इंटीजर्स तो हों, लेकिन कहाँ तक ये कलेक्शन हमने बनानी है, हमें इसकी लिमिट नहीं पता। सो दिस इज अगेन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इस कलेक्शन की एंडिंग हमें नहीं पता। पार्ट नंबर 6 में हमें डिफरेंट कलर्स के नेम्स दिए हैं, तो अगेन 1 2 3 4 5 6 कलर्स के नेम दिए हैं, जो कि एक फाइनाइट कलेक्शन है, इजीली काउंटेबल है, हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 7 है ऑल रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर। तो जो पार्ट नंबर 7 में कलेक्शन है वो सारे ऐसे नंबर्स हमने लिखने हैं जिनको हम रेशो फॉर्म में लिख सकें। तो यहाँ पे बेनतहा ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रेशो फॉर्म में लिख सकते हैं। वो पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल 1/2 3/2 5/7। नेगेटिव फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं, और सिंपल आपके पास होल नंबर भी हो सकते हैं 2 3 4, क्योंकि हर होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 प्लेस करने से भी एक फ्रैक्शन या एक रेशो बन जाएगी। तो इस तरह की बेइंतहा रेशोज हैं जिनको हम लिख सकते हैं। तो सारे रैशनल नंबर हमारे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है ये एक इनफाइनाइट कलेक्शन है या एक इनफाइनाइट सेट को शो करता है। पार्ट नंबर 7 में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स प्लैनेट्स के नेम्स हैं। तो अब आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे अप टू सो ऑन है तो आप इसको इनफाइनाइट कह दें, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं। तो इसमें हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन होगी। इवन अगर कुछ नेम्स नहीं भी आ रहे तो आपको पता है कि वो टोटल 8 ही कलेक्शन के एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब है ये एक फाइनाइट कलेक्शन होगी। पार्ट नंबर 9 में है योर फैमिली मेंबर्स। अगेन इस सेट के अंदर आप जो कुछ प्लेस करेंगे वो एक फाइनाइट कलेक्शन होगी, इजीली काउंटेबल होगी। और उसके बाद 10th है रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में आने वाले तमाम रियल नंबर। तो पार्ट नंबर 10 को आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे नंबर लाइन पे हमारे पास यहाँ पे 0 है, लेफ्ट साइड पे -1 है और राइट साइड पे +1 है। तो 0 और 1 के बीच में आने वाले तमाम रियल नंबर्स हमसे लिखने को कहा जा रहा है। मींस 0 के बाद 0.1 आएगा, उसकी मैं फ्रैक्शन फॉर्म बना लूं या डेसिमल में लिख लूं, ये एक रियल नंबर होगा। 0.1 से भी पहले 0.01 भी आएगा। इसी तरह यहाँ बीच में कहीं 0.5 आएगा, 0.5 के बाद कहीं 0.51 भी आएगा, इसी तरह 0.52 भी आएगा। तो इस तरह बेइंतहा नंबर्स हैं जो कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहे हैं, जिनको लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये जो 10th पार्ट में हमें कलेक्शन गिवन है ये भी एक इनफाइनाइट कलेक्शन है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स आते हैं जिनको
लिख के दिखाना या सेट फॉर्म करके दिखाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने ट्रू और फॉल्स बताने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो ए है वो बिलोंग करता है एक ऐसे सेट से जिसके पास एक एलिमेंट है जो कि ए इटसेल्फ है। सबसे पहले ये बिलोंग टू का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर 2 गिवन है और मैं लिखती हूँ कि 2 बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन से जिसके पास 1 2 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि 2 इसी सेट से बिलोंग कर रहा है, इसी सेट में से लिया गया है। तो इसका मतलब है जहां पे बिलोंग टू आएगा या बिलोंग टू का सिंबल आएगा तो वो एलिमेंट उस सेट के अंदर आपको नजर भी आना चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि ए बिलोंग कर रहा है इस सेट से, मतलब ए हमें इस कलेक्शन के अंदर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमें ट्रू दे दी है, ए इस कलेक्शन से या इस सेट से बिलोंग कर रहा है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है कि बताएं आपके पास जो कलेक्शन है 3 5 या जो सेट 3 5 है वो क्या 5 3 सेट के इक्वल है। तो सेट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी होती है कि सेट में जो ऑर्डरिंग है वो मैटर नहीं करती, यानी आप 3 पहले लिखते हैं 5 बाद में लिखते हैं या 5 पहले लिखते हैं कलेक्शन में और 3 बाद में लिखते हैं, कलेक्शन को इटसेल्फ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि बोथ द सेट्स आर इक्वल। ये डेफिनेशन बिल्कुल ट्रू है। सेट में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा एलिमेंट आप पहले लिख रहे हैं, कौन सा एलिमेंट आप बाद में लिख रहे हैं। ओवरऑल एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, तो टोटल 2 एलिमेंट्स इसके पास हैं, 2 ही एलिमेंट्स इसके पास हैं, और फिर एलिमेंट्स इटसेल्फ भी मैच करने चाहिए। तो 3 इसके पास है, 3 यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 5 है तो 5 यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब है दीज बोथ सेट्स आर इक्वल। थर्ड पार्ट में है कि फाइव बिलोंग्स टू फाइव। फाइव कहते हैं एम्प्टी सेट को, फाइव बिलोंग्स टू 5। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट से तब बिलोंग करता है जब वो उस कलेक्शन के अंदर मौजूद हो। अब 5 तो कहते हैं एम्प्टी सेट को, इस 5 की जगह मैंने एम्प्टी सेट लिखा, तो क्या ये एम्प्टी सेट बिलोंग करता है एक एम्प्टी सेट से? तो ये डेफिनेशन या ये जो हमें स्टेटमेंट गिवन है ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ये सेट इटसेल्फ एम्प्टी है, इससे कोई भी चीज बिलोंग नहीं कर सकती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इस कलेक्शन से बिलोंग करता है? ये उस सूरत में ट्रू होता जब ये सेट हमें इस कलेक्शन के अंदर नजर आता। यानी अगर गिवन होता कि ये एक कलेक्शन है, इसके अंदर एक एलिमेंट 5 है और फिर लिखा होता कि 5 बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो ये बात बिल्कुल ट्रू थी कि बाकी एक सेट था और उसके पास एक सिंबल था 5 और हमने लिख दिया कि 5 इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू होती। लेकिन इस बात में और इस बात में डिफरेंस है। यहाँ लिखा हुआ है कि एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है एम्प्टी सेट से, जो कि बिल्कुल फॉल्स है क्योंकि एम्प्टी सेट के पास कोई भी कलेक्शन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो है पार्ट नंबर 4 में कि एक एम्प्टी सेट और एक सेट जिसके पास एक एलिमेंट हो 5 वो दोनों इक्वल हैं। पार्ट नंबर 4 में गिवन है एक एम्प्टी सेट और एक ऐसा सेट जिसके पास एक एलिमेंट है 5, क्योंकि सेट के अंदर जो भी चीज आती है वो एलिमेंट बन जाती है। तो हम देखते हैं कि क्या ये चीजें इक्वल हैं। 5 की जगह आप एक एम्प्टी सेट रख सकते हैं और इस सेट को आप एज इट इज रखें जिसके पास एक ही एलिमेंट है 5। तो ये यकीनन अनइक्वल है क्योंकि ये सेट एम्प्टी है जबकि इस कलेक्शन में कम से कम एक एलिमेंट तो मौजूद है 5। तो ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स गिवन है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में गिवन है कि क्या एक एम्प्टी सेट और 5 का सिंबल जो गिवन है क्या ये दो इक्वल हैं? तो ये बिल्कुल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एम्प्टी सेट तो रहेगा एज इट इज और 5 किस चीज का सिंबल है, ये भी एम्प्टी सेट को शो करने के लिए यूज होता है और जाहिर है कि दो एम्प्टी सेट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो जो लास्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है इस क्वेश्चन की वो ट्रू है।